बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। शाम 5 बजे नीतीश कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 8 विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। 3 नई पहलों, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट की शुरुआत की। कहा, एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा को विकसित भारत की दिशा में बताया बड़ा आधार। कहा, अयोध्या धाम में दिखाई दी देश की सामूहिक शक्ति। पीएम ने की लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना। मन की बात में कहा, देश में बढ़ता मतदान प्रतिशत लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था को करता है प्रदर्शित। हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत के सामने रखा 231 रनों का लक्ष्य। भारतीय टीम की पारी लड़खड़ाई। अब तक 133 रन के स्कोर पर 7 भारतीय बल्लेबाज पवेलियन लौटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार आज शाम 5 बजे पटना में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस दौरान कई मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। नीतीश कुमार के साथ आज 8 मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वालों में भाजपा से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और प्रेम कुमार शामिल हैं। जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर बिहार में नई सरकार के गठन का दावा पेश किया। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार गठन का दावा पेश किया। नीतीश के साथ भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और भाजपा विधानमंडल दल के उपनेता विजय चौधरी भी मौजूद थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू, भाजपा और हम के नेताओं और एक निर्दलीय विधायक ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा और जेडीयू की एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाएगी। पटना में प्रदेश कार्यालय में बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर एक दूसरे को रंग लगाकर और नाच गाकर जमकर जश्न मनाया। और वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह राजभवन पहुंचे और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को सौंपा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया। इसके साथ ही बीजेपी और जेडीयू फिर एक साथ आ गए हैं। बीजेपी का जेडीयू को समर्थन मिलना बहुमत के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम और निर्दलीय विधायकों का भी नीतीश कुमार को समर्थन प्राप्त है। महागठबंधन सरकार से अलग होने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि काम नहीं होने दिया जा रहा था, इसलिए हमने इस्तीफे का फैसला किया। नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के लोगों की राय को सुना, अब हमने इस्तीफा दे दिया। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। और त्यागपत्र देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा कि सबसे विचार विमर्श के बाद गठबंधन से बाहर आने का निर्णय किया गया है। जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है,
आज जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। और वहीं इस बीच बिहार भाजपा के विधानमंडल दल की बैठक हुई और जिसमें बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। इस बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। भाजपा जदयू सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने नई जिम्मेदारी के लिए आलाकमान का आभार जताया। बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद। बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। और बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि ये खुशी का मौका है कि बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूँ एनडीए के सहयोगी के तौर पर। नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट स्थापना के 75वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। नागरिकों के लिए न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने पर उन्होंने जोर दिया। इस दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने इनिशिएटिव की शुरुआत की। इसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, एक नई वेबसाइट और डिजिटल कोर्ट 2.0 का शुभारंभ शामिल रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का नागरिक ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ जस्टिस का हकदार है। आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्था
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कोर्ट का ई इंफ्रा सुधारने के अलावा फिजिकल इंफ्रा को भी सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने अदालतों के फैसलों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया। वहीं विकसित भारत की दिशा में कानूनों के आधुनिकीकरण और उनके बदलावों की सही दिशा में उठाया गया कदम करार दिया। अमृतकाल के हमारे कानूनों में भारतीयता और आधुनिकता की समान भावना दिखनी भी उतनी आवश्यक है। वर्तमान की परिस्थितियां और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप सरकार भी कानूनों को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। इन बदलावों के कारण हमारे लीगल, पॉलिसिंग और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने नए दौर में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के पहले मन की बात कार्यक्रम में 22 जनवरी को अयोध्या धाम में हुई प्राण प्रतिष्ठा पर अपने भाव व्यक्त किए। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में लोगों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के पहले मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया। रामलला के विराजमान होने के दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में लोगों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर खुशी जताई। गौरतलब है कि पीएम मोदी के आग्रह पर मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता के अभियान से जुड़े लाखों लोगों ने श्रद्धा भाव से अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की और इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो प्रधानमंत्री के साथ साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि सामूहिकता की यह शक्ति देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को दिल्ली में भी सुना गया। क्या है दिल्ली में लोगों की प्रतिक्रिया, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत ही उत्साह के साथ सुना गया। हम सुभाष नगर के तिलक नगर में मौजूद हैं, जहां पर भी काफी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की मन की बात सुन रहे थे। सांसद प्रवेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आज क्या अच्छा लगा? आज उन्होंने देश में आदिवासी इलाकों के बारे में बताया कि कैसे वहाँ पे लोग जो है अपना रेडियो का यूज़ कर रहे हैं
और हमेशा हमारे देशवासियों के साथ में प्रधानमंत्री जी की जो वार्तालाप रहती है हर महीने, और वो देश की छोटी छोटी बातों को सामने लेकर आते हैं, उससे हमारा सबका उत्साह बढ़ता है, हमको प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले गणतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर बातचीत रखी। कैसे एक चैप्टर के ऊपर भगवान राम जी के चित्र लगे हैं और 22 तारीख को कैसे राम मंदिर का उद्घाटन कर पूरे देश को गौरवान्वित किया उन्होंने। और उसके साथ साथ जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये अपने आप में इस देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी से वाकई में ये ना केवल इंटरनेशनली वो जो करते हैं, पर माइक्रो लेवल पे उतर के जब काम करते हैं अपने देश के लोगों के लिए, छोटी छोटी उनके चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो बहुत गर्व महसूस होता है। वी आर वेरी प्राउड एंड वेरी लकी टू हैव बीन इन दिस एरा जहाँ पे हमारे को ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं। आज़ादी से पहले वुमेन पे कितना अत्याचार हुआ करता था, वो उन्होंने एम्पावरमेंट दिखाने के बाद ये बताया कि वुमेन आज सुरक्षित है। अपने आप में बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं ये कार्यक्रम हो रहा है, और 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ जोड़ के रखना, और परिवार का मुखिया होने के नाते अपना संदेश लगातार हर महीने हम तक पहुंचना, उनका संदेश। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार आयुर्वेद की बात की, महिलाओं की बात की, और लाला लाजपत राय जी को, भगत सिंह जी को और KM करियप्पा जी को याद किया गया, और इन सब चीज़ों से जो हमें ये हमारे प्रधानमंत्री जी अवगत कराते हैं, निश्चित रूप से ये हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसके लिए काफ़ी गर्व की बात है। मन की बात जो है आदरणीय मोदी साहब की पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के लिए गारंटी है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सिखों के लिए, बुजुर्गों के लिए, छात्रों के लिए, कि वे एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने छोटे से छोटे वर्ग को याद किया है। इसमें देश की जो योगदान दे रहे हैं छोटे लोग, जो कभी हाईलाइट नहीं होते, इसके अंदर वो प्रोग्राम के अंदर लेके आए हैं और हाईलाइट किया है उसको। उत्साह के साथ ये पश्चिमी दिल्ली के अंदर मन की बात कार्यक्रम को सुना गया, जहां पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सिख समुदाय के लोगों ने खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। कैमरामैन सौरभ बख्शी और अजय कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात परीक्षा पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों के पंजीकरण कराने पर प्रसन्नता जताई। कल 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण होगा। मुझे खुशी है कि इस बार 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अपने इनपुट भी दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हमने पहली बार 2018 में ये कार्यक्रम शुरू किया था तो ये संख्या केवल 22,000 थी। स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के लिए और परीक्षा के तनाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत से अभिनव प्रयास भी किए गए हैं। मैं आप सभी से, विशेषकर युवाओं से, विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वे कल रिकॉर्ड संख्या में शामिल हो। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। और छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर इस बार देश भर में जबरदस्त उत्साह देखा गया और रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए परीक्षा के तनाव को दूर करने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न अवसरों पर स्कूली छात्रों के साथ संवाद करने का मौका नहीं छोड़ते, पर परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री का
सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसके जरिए वो देश भर के छात्रों के साथ रूबरू होते हैं और उन्हें परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं। कार्यक्रम के 7वें संस्करण में सोमवार को प्रधानमंत्री छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा को लेकर इस बार देश भर में कितना उत्साह रहा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 6 गुना अधिक है। इस साल रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 2 करोड़ 5 लाख छात्रों के अलावा करीब 15 लाख शिक्षक और 5.5 लाख से अधिक अभिभावक भी शामिल हैं। ये जो कार्यक्रम है ये परीक्षा से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्यक्रम है ये परीक्षा में के तहत जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं ये कार्यक्रम इससे भी जुड़ा हुआ है कि नए भारत में किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ अब लोगों को आ रही है। एग्ज़ाम के बाद क्या, एग्ज़ाम के बाद किस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बच्चों को आर्थिक जो गतिविधि हो रही है उसके तहत प्राप्त हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट एग्ज़ाम, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट mental well-being, loss of stress, but it's also an opportunity to know what the new India is like and the kind of opportunity it offers. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री करीब 3000 प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2 छात्रों और 1 शिक्षक को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वेरी गुड थिंग तो उनका लगता है कि वो एक टाइम मैनेजमेंट का बताते हैं कि जैसे पेपर के दौरान आपको टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, नॉट बी जस्ट फोकसिंग ऑन वन सिंगल सब्जेक्ट बाय जस्ट गिविंग इट 2 और 4 आवर्स और जस्ट गिविंग इक्वल टाइम, फॉर एग्जांपल 2 आवर्स फॉर वन सब्जेक्ट एंड हाफ एन आवर फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो वो एक बहुत अच्छा है कि हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को अपने पेपर के दौरान स्पेशली। तो हर बार की तरह पीएम इस बार भी हमारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स ट्रिक्स देंगे जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे कि मेरे को याद है मैंने जब पिछले साल देखा था तो पीपीसी में पीएम ने एग्जाम्पल लिया था, उन्होंने एग्जाम्पल लिया था एक छोटी सी चीटी का। तो वो जब एग्जाम्पल्स दे के बच्चों को समझाते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, हमारे डाउट सारे क्लियर होते हैं। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो वह यही कहते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है उसे एक खेल की तरह लीजिए। पढ़ाई से कोई स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है और यदि होता भी है तो उसे आपको इग्नोर कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आगे चलकर हम किसी भी कार्य में व्यस्त होंगे, कोई भी जॉब या बिज़नेस करेंगे, वहाँ पर स्ट्रेस आना लाजमी है और हमें उसको समझने के लिए, उससे टैकल करने के लिए आज से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। गौरतलब है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को दूर करने, उनके सपनों को नई उड़ान देने और उन्हें एग्जाम वॉरियर बनाने में ये कार्यक्रम काफी मददगार साबित हुआ है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के छात्र भी प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छात्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के सुझाव परीक्षा देते समय तनाव मुक्त रहने के लिए कारगर साबित होते हैं। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने इंदौर के छात्रों से बात की, देखिए। हर साल आजकल प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं और ठीक परीक्षाओं के पहले वो चर्चा होती है जो बच्चों को मोटिवेट करती है, स्ट्रेस से दूर रखती है। परीक्षा देते समय वो बच्चे तनाव मुक्त रहते हैं और इस बार फिर प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। इंदौर में इस वक्त हम मौजूद हैं और इंदौर के कई छात्र हैं जिनको बेसब्री से इंतजार है प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा का। ये बताइए प्रधानमंत्री जी एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा करने जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण होता है ये कार्यक्रम परीक्षाओं से ठीक पहले? परीक्षा पे चर्चा हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील करवाती है, स्ट्रेस फ्री कर देती है और बहुत अच्छा लगता है कि पीएम हमको ये सारी मोटिवेशनल चीज़ें बताते हैं और परीक्षा पे हमें बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हम स्ट्रेस फ्री हैं, हमको डर नहीं लगता है कि क्वेश्चन कैसा भी आए अच्छा लिखते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सर हम लोग पूरे वर्ष भर से तैयारी करते आते हैं और इसके बाद जैसे जैसे हमारी परीक्षा नज़दीक आती है तो हम धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगते हैं कि कैसे हमारी परीक्षा जाएगी। लेकिन उसी समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमको प्रेरणा देते हैं, हमको समझाते हैं कैसे अपन को एग्ज़ाम देना है और हमारे जो भी प्रश्न होते हैं हम उनके समक्ष रखते हैं, वो हमारे प्रश्नों का समाधान करते हैं, जिससे हमको एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे हम जब एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं तो एक नई ऊर्जा की चेतना रहती है हमारे अंदर कि हाँ हम भी कर सकते हैं।
सर नरेंद्र मोदी हमें सिखाते हैं कि कभी डिप्रेशन में जाके परीक्षा ना दे, क्योंकि सर जो डिप्रेशन में रहता है वो जो बनने वाले प्रश्न रहता है उन्हें भी गलत कर देता है। और वो कुछ परीक्षा से कुछ दिन पहले इसलिए हमें समझाते कि जो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर नहीं है वो प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। पिछले साल उन्होंने कहा था कि हमें टाइम मैनेजमेंट अपनी माँ से सीखना चाहिए, क्योंकि अपनी माँ जो रहती है वो खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सारे काम मैनेज कर लेती है। और बच्चा भी इसी को देख के अगर प्रिपरेशन करे और मैनेजमेंट सही रखे तो उसकी परीक्षा जो है वो बहुत अच्छी जाएगी और वो डिप्रेशन भी फील नहीं करेगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से बना के आएगा। तो ये देखिए, पिछली बार की परीक्षा पे चर्चा में जो किस्से प्रधानमंत्री ने सुनाए थे या जो बातें प्रधानमंत्री ने की थी अभी तक उनको याद हैं। यानी कि ये बताता है कि प्रधानमंत्री की बातें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं उनके लिए, और जिस तरीके से वो बच्चों को बोलते हैं, बताते हैं कि परीक्षा देते वक्त किस तरीके से अपने मन को शांत रखना है, किस तरीके से माँ बाप को भी बताते हैं कि स्ट्रेस का माहौल घर में ना हो। ये वो बच्चे हैं जो परीक्षाओं में अब आने वाले कुछ दिनों में सम्मिलित होने वाले हैं, और प्रधानमंत्री जब परीक्षा पर चर्चा करेंगे तो वाकई ये मान के चलिए कि जो तनाव पहले उनके परीक्षाओं के दौरान उनको हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो तनाव जो है अब वो भी खत्म होता जा रहा है। तो इंदौर से कैमरामैन शाद के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में आम्रपाली और दूसरे बिल्डरों के बनाए गए अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने का निर्देश दिया था। निर्देश में यह जिम्मेवारी एनबीसीसी को सौंपी गई थी। ताज़ा स्थिति है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रुकी फंसी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में जुटा एनबीसीसी हर महीने लगभग 200 फ्लैट खरीदारों को सौंप रहा है। एनबीसीसी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन चेहरों पर खुशियां लौटी हैं जो उम्मीद छोड़ चुके थे। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। रेखा सिंह ने ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली प्रोजेक्ट में सपनों को आशियाना खड़ा करने के लिए 12 साल पैसे लगाए थे। रेखा सिंह के अरमान धरे रह गए, आम्रपाली के प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, गाढ़ी कमाई लुट गई, कठिनाई में जीवन यूं ही कटता रहा। अब मकान मिला है तो एक बार जीवन में फिर खुशहाली लौटी है। बहुत लंबा स्ट्रगल रहा और जब मुझे मिला तब तक मेरे बच्चों की शादी हो गई थी। मैंने बहुत अरमान से लिया था कि बच्चों की शादियां भी यहीं से करूंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। बहुत लंबा स्ट्रगल चला, हम लोगों की बहुत लड़ाई चली और हम लोगों ने अपनी उम्मीद खो दी थी। अधूरे प्रोजेक्ट की फहरिस्त में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रेखा सिंह जैसे 38,000 से अधिक लोग थे जिनकी आस टूट चुकी थी। तिनका तिनका जोड़कर रकम जुटाई गई थी। फिर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उस फैसले में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सभी 38,500 अधूरे प्रोजेक्ट का काम पूरा करने का आदेश एनबीसीसी को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनबीसीसी ने 38,500 फ्लैटों में से अब तक 16,000 फ्लैट पूरे कर लिए हैं। खरीदारों को प्रत्येक महीने 200 फ्लैट दिए जा रहे हैं। नोएडा का और ग्रेटर नोएडा का दोनों मिला के टोटल 24 प्रोजेक्ट्स है। 24 प्रोजेक्ट्स में 12 प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। इन टर्म्स अगर मैं नंबर्स का बात करेगा तो हमारा स्कोप में अराउंड 38,000 मकान बनाना है। टोटल 46,000 मकान है, उसमें 38,000 हमको है ना 8,000 पहले जो रहते थे उन लोग उधर ही रह रहे हैं। सो 38,000 में ऑलमोस्ट 15,000 15,500 मकान हम ऑलरेडी कंप्लीट करके रेडी करके रखा हुआ है। उन लोग आके होम बायर्स जो है उनका जो पेमेंट किया हुआ है वो वेरिफिकेशन करके उन लोग मकान ले सकते हैं। अमिताभ कांत की रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर की 4 लाख से अधिक अटके फ्लैट हैं, जिसकी सूची शहरी कार्य मंत्रालय को दी गई है। एनबीसीसी ऐसे लंबित फ्लैट को भी पूरा करना चाहती है। बात जब अटके फ्लैट की हो तो दिसंबर 2024 तक एनबीसीसी 15,000 और फ्लैट का काम पूरा कर लेगी। मार्च 2025 तक सभी खरीदारों को मकान मिल जाएंगे। 8-10 साल से उन लोग पेमेंट करके बैठा हुआ है, EMI पे कर रहा है, बैंक इंटरेस्ट पे कर रहा है, रेंट भी दे रहा है, उसका बाद में उनको मकान नहीं मिल रहा था। अभी मकान मिलेगा तो मकान का फीडबैक मैं एक बार आपको शेयर करता हूँ। उन लोग कैसे था, बच्चे कैसे क्या फीलिंग बोल रहा है, उन लोग का जो खुशी का आनंद है वो आप जरूर थोड़ा शेयर करना चाहिए। एनबीसीसी की यह कामयाबी सरकारी उपक्रम की बड़ी कामयाबी है, जिसमें हताश लोगों के आशियाने का सपना पूरा हो रहा है। एनबीसीसी ने उन हजारों लोगों के चेहरे पर खुशियां लौटाने की कोशिश की है जिन्होंने कभी जीवन में एक अदद छत का सपना देखा था, जिनके जिंदगी की गाढ़ी कमाई अधूरे प्रोजेक्ट के कारण फंस गया था। आज उन्हें जब आशियाना मिला है तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है।
कैमरामैन विश्वबंधु गोयल के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।